नमस्कार साथियों। आज हम हिंदी व्याकरण के एक टॉपिक समास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। समास क्या होता है? समास, इसकी कौन कौन सी पारिभाषिक शब्दावलियां हैं और इसके कितने प्रकार हैं, इनसे संबंधित कैसे प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, उनके बारे में आज विश्लेषण करते हैं और अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले ही समास जो शब्द है, ये एक शब्द है। तो शब्द बनने के हिंदी में शब्द जो निर्माण है, शब्द के निर्माण की कुल 4 इकाइयाँ हैं। शब्द निर्माण की कुल 4 इकाई यानी 4 प्रकारों से एक व्याकरण में शब्द का निर्माण होता है। सबसे पहले समास के द्वारा शब्द का निर्माण होता है। दूसरा संधि के द्वारा समास यानी एक शब्द का निर्माण होता है। तीसरा प्रत्यय के द्वारा और चौथा है उपसर्ग के द्वारा एक शब्द का नवीन शब्द की रचना का यानी उनके नए शब्द बनने की प्रक्रिया में इन 4 व्याकरणिक बिंदुओं का प्रयोग होता है। यानी एक नया शब्द किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा बन सकता है, ये मुख्य रूप से 4 प्रक्रियाएं हैं। समास के द्वारा नया शब्द बनता है, संधि के द्वारा, उपसर्ग के द्वारा और प्रत्यय के द्वारा। ये मुख्य रूप से नवीन शब्द की या नवीन शब्द की जो बनने की जो इकाइयां हैं, ये कुल रूप से 4 हैं। साथ ही इन 4 इकाइयों के साथ एक 5वीं इकाई है, संयोग के द्वारा भी कभी कभी नए शब्द का निर्माण होता है। मुख्य रूप से ये नवीन व्याकरणिक जो इकाइयां हैं वो 4 हैं और 5वीं जो इकाई है वो संयोग यानी पास पास शब्दों को बिठा देते हैं तो एक नया शब्द बनता है। तो हिंदी में एक नए शब्द बनने की कुल 4 इकाइयां हैं और 5वां संयोग स्थिति है। तो आज हम इन शब्द निर्माण की एक इकाई हम समास लेते हैं। तो समास क्या है? तो समास जो शब्द है वो सम और आस से मिलने से बना है। नंबर 1 क्या है? सम और आस। सम यानी समीप, समीप यानी निकट, आस यानी बैठना, यानी समीप बैठना या बैठाना, बैठना या बैठाना, समीप समीप बैठना। सम आस यानी समान शब्दों को पास पास बिठाना। जो शब्द पास पास आके बैठने की जो क्षमता रखते हैं और दोनों मिलकर एक नया शब्द बनाने की जो योग्यता रखते हैं, उन योग्यता को, उन प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो शाब्दिक अर्थ सम और आस से क्या होता है? समास यानी समीप बैठाना। इसका जो शाब्दिक अर्थ है, जो एक शाब्दिक अर्थ है, वो होता है इसका कि संक्षिप्त करना। यानी किसी भी पंक्ति है संक्षिप्त करने का इसका एक शाब्दिक अर्थ है। ऐसा प्रश्न परीक्षा में नहीं आता है कि इसका शाब्दिक अर्थ, लेकिन शाब्दिक समास का जो शाब्दिक अर्थ है, किसी भी जो पंक्ति है, एक से अधिक शब्द हैं, उनको एक संक्षिप्त करना, उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो यहाँ से हम तो पहली बात हमने सम और आस से बनाया समास। समास समीप बैठना। किसको समीप बैठना? दो शब्दों को दूर दूर हैं उनको पास लाना, ये हो गया समास। और इसका शाब्दिक अर्थ हो गया संक्षिप्त करना। अब दो शब्द हैं उनको पास लाएंगे तो जो बीच के शब्द हैं उनको क्या करेंगे? हटाएंगे। तो ये जो बीच के जो शब्द हैं उनको हटाना, प्रक्रिया जो प्रक्रिया लगती है उसी को समास कहते हैं। और यहीं से हमारी परिभाषा शुरू होती है कि दो या दो से अधिक शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों के मध्य आए, जो दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों के मध्य आने वाले जो शब्द हैं, आए कौन कौन से आने वाले? जैसे अव्ययी शब्द हैं, जैसे जैसे विभक्ति चिन्ह हैं, या फिर कोई योजक शब्द हैं। अर्थात वे दो या दो से अधिक शब्दों के मध्य जो आने वाले योजक शब्द या अव्ययी शब्द या विभक्ति चिन्हों को हटाकर उन दो या दो से अधिक शब्दों को पास पास लाने के मध्य आने वाले ये शब्दों को हटाकर पास पास लाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अर्थात हमारी परिभाषा क्या हो गई? साधारण सी परिभाषा कि दो शब्द हैं, हमने बैठा समीप बैठाना। अब समीप किसको बैठाना?
दो शब्दों को समीप बैठना। अब जब दो शब्दों को समीप बैठाएंगे तो उनके मध्य जो आएंगे, कौन आएंगे, कौन कौन से शब्द आ सकते हैं? तो अव्ययी शब्द आ सकते हैं, विभक्ति चिन्ह आ सकते हैं, या उन दो शब्दों को मिलाने वाले योजक शब्द आ सकते हैं। तो उन शब्दों को हटाकर उन दो शब्दों को पास पास बैठाना, जो प्रक्रिया लगती है, जो नियम लगता है, उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो यहाँ से हमारी ये समास की परिभाषा हो गई कि दो या दो से अधिक शब्दों के मध्य आए अव्ययी शब्द, विभक्ति चिन्ह या योजक शब्दों को हटाकर पास पास लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो समझ में आ गई। अब उसकी परिभाषा तो पढ़ ली, लेकिन हम इसका यानी उदाहरण के द्वारा पढ़ते हैं। जैसे उदाहरण है गऊ के लिए शाला, अर्थात ये दो शब्द हैं, एक गऊ है और एक दूसरा साला है। इन दोनों के मध्य जो ये के लिए आया है विभक्ति चिन्ह, इनको हटाना और दोनों को मिलाकर जो साला, ये गौशाला बनाया। तो इस दोनों को मिलाने में जो प्रक्रिया काम आई और जो ये नवीन शब्द बना, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं समास। अर्थात एक दो शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों को पास लाना, पास लाने में और उनके मध्य आने वाले अव्ययी शब्द, विभक्ति चिन्ह या योजक शब्दों को हटाकर जो पास लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब इस प्रक्रिया को तो समास कह दिया, अब साथ में इसकी एक पारिभाषिक शब्दावली और है कि अब जो ये समास की प्रक्रिया से जो ये नया शब्द बना, इसको क्या कहेंगे? अर्थात जो प्रक्रिया लगाई वो तो हो गई समास। अब समास से जो प्रक्रिया से जो ये नया शब्द बना, पहले जो ये था गऊ के लिए या गाय के लिए शाला, पाट के लिए साला, पथ से भ्रष्ट, अब ऐसे जो बहुत सारे शब्द हैं इनको पास लाए, पास लाने की प्रक्रिया को समास कह दिया। लेकिन सास लाने की प्रक्रिया के बाद में जो ये नवीन शब्द बना है, इसको कहेंगे सामासिक पद। अर्थात समास की प्रक्रिया से निर्मित, अर्थात समास की प्रक्रिया से जो बना है नया शब्द, उसे कहेंगे सामासिक पद या समस्त पद। तो दूसरी परिभाषा की पहली परिभाषा हुई कि समास किसे कहते हैं। तो परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में हमारा प्रश्न परिभाषाओं से संबंधित या ऐसा कोई सरल प्रश्न न पूछ के विशेषताओं से संबंधित पूछ सकते हैं। तो प्रश्न ऐसे बनेंगे। तो पहली परिभाषा, पहली विशेषता समास की हो गई कि दो या दो से अधिक शब्दों के मध्य आने वाले अव्ययी शब्द, विकारी शब्द या ये विभक्ति चिन्ह या अन्य योजक शब्दों को हटाकर पास पास लाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दूसरी इसकी एक विशेषता अन्य एक सामासिक पद, ये एक पारिभाषिक शब्दावली। सामासिक पद किसे कहते हैं? तो समास की प्रक्रिया से जो बना नवीन शब्द, उसको सामासिक पद कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है समस्त पद के नाम से भी जानते हैं। अर्थात समस्त पद या सामासिक पद। तो समास पद या सामासिक पद किसे कहेंगे? तो समास की प्रक्रिया से बना एक नवीन शब्द कहते हैं समस्त पद या सामासिक पद। अब दूसरी ये विशेषता हो गई। तीसरी एक और विशेषता इसकी चलती है कि समास विग्रह किसे कहते हैं। तो ये कभी कभी विशेषताओं से समझते पूछा जाता है कि समास विग्रह क्या है। तो समास विग्रह क्या है कि समस्त पदों के मध्य, ये समस्त पद बन गया समास की प्रक्रिया से, ये समस्त पद बना, तो समस्त पदों के मध्य या सामासिक पदों के मध्य पुनः, समस्त पदों के मध्य पुनः ये अव्ययी शब्द या विभक्ति चिन्ह या फिर योजक शब्दों को लगाना या योजक शब्दों को लाना। तो बात वही हो गई समास की ठीक विपरीत परिभाषा। समास की परिभाषा में क्या था कि दो या दो से अधिक शब्दों के मध्य आए अव्ययी शब्द, विभक्ति चिन्ह या योजक शब्दों को हटाकर पास लाने की प्रक्रिया समास था। और समास विग्रह क्या होता है कि समस्त पदों के मध्य पुनः इन अव्ययी शब्दों को, विभक्ति चिन्ह को या योजक शब्दों को जोड़ना, उसे कहते हैं समास विग्रह। अर्थात एक जो समस्त पद बना, जैसे गौशाला बना, इसको विग्रह करेंगे, तो विग्रह करेंगे तो हमें वापस क्या करना पड़ेगा? के लिए को जोड़ना पड़ेगा। तो यह तो कहने का मतलब हो गया कि समस्त पदों के मध्य पुनः अव्ययी शब्द, योजक शब्द या विभक्ति चिन्हों को जोड़ना, उसे कहते हैं समास विग्रह। तो आज हमने तीन परिभाषाओं को, पारिभाषिक शब्दावलियों को पढ़ा। नंबर एक समास,
दूसरा समस्त पद या सामासिक पद किसे कहते हैं, तीसरा है समास विग्रह किसे कहते हैं। तो इन तीन परिभाषाएं हमें परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं कि इनमें से कौन सी ये परिभाषा संगत है, विशेषता संगत है या असंगत है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि समास किसे कहते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मध्य इन अव्ययी शब्दों को, विभक्ति चिन्ह को या योजक शब्दों को जोड़ना, वो उस प्रक्रिया को कहते हैं समास। फिर इस समास की प्रक्रिया से जो नवीन शब्द बना वो कहलाता है समस्त पद या सामासिक पद। तीसरी परिभाषा हो गई कि समस्त पदों के मध्य पुनः क्या करना, अव्ययी शब्दों को, विभक्ति चिन्ह को या योजक शब्दों को जोड़ना, वो प्रक्रिया कहलाती है समास विग्रह। तो तीन हमने विशेषताएं पढ़ी। अब उसका अगला बिंदु होता है कि इसमें पद कितने होते हैं या पद या शब्द कितने होते हैं। तो कम से कम एक सामासिक पद में, कम से कम एक सामासिक पद में दो शब्द होते हैं, यानी दो पद होते हैं, दो शब्द होते हैं। कम से कम तो दो तो होंगे ही, तब आके वो क्या करेंगे, मिलेंगे। तो कम से कम एक सामासिक पद में दो पद होते हैं, दोनों को अलग अलग रूप से पहचाना जाता है। पहले पद को पहला पद, प्रथम पद या पूर्व पद के नाम से भी जानते हैं, और दूसरे पद को हम द्वितीय पद या दूसरा पद या उत्तर पद के रूप से जानते हैं। अर्थात जब हम इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे, अलग आगे इनके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे पहला पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, दोनों पद गौण। तो कम से कम एक सामासिक शब्द में कम से कम दो पद होते हैं, दो शब्द होते हैं। तो उन पदों को पहला पद या प्रथम पद या पूर्व पद के नाम से जानते हैं। दूसरा जो पद होता है, दूसरा द्वितीय या उत्तर पद के रूप से जानते हैं। तो पारिभाषिक शब्दावली, साथ में पद, और पद के साथ में हम एक और दूसरी आज चर्चा करने जा रहे हैं कि इनके प्रकार कितने होते हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे प्रकार से संबंधित दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रकारों से संबंधित। तो दो प्रकारों से संबंधित दो प्रश्न, दोनों के उत्तर भी अलग अलग है। अगर हमें पहला प्रश्न अगर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पे अगर अगर हमें समास के प्रकार पूछा जाता है, तो उसका कुल 4 प्रकार होते हैं। अर्थात पदों की प्रधानता के आधार पे समास के 4 पद हैं। प्रथम पद जो प्रधान है, अभी हमने पद के बारे में पढ़ा, प्रथम पद या पूर्व पद या उत्तर पद। तो प्रथम पद, फिर दूसरा है द्वितीय पद, फिर तीसरा है दोनों पद प्रधान, और चौथा है दोनों पद गौण। तो ये दोनों पद प्रधान होंगे यहाँ पे, और यहाँ दोनों पद, यानी अर्थात पदों की प्रधानता के आधार पे समास के कुल 4 प्रकार होते हैं। और वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? प्रथम पद प्रधान के आधार का नाम है अव्ययी भाव समास। फिर द्वितीय पद जो प्रधान है उसका नाम है तत्पुरुष समास। दोनों पद हैं द्वंद्व समास, और दोनों पद गौण हैं तो बहुव्रीहि समास। तो पहली बात, हमें अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि पदों की प्रधानता के आधार पे कुल कितने प्रकार होते हैं, तो पदों की प्रधानता के आधार पे केवल 4 प्रकार होते हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास। तो पहला प्रकार उससे संबंधित। अगर दूसरा प्रश्न पूछा जाए कि समास के कुल कितने प्रकार हैं, तो समास के कुल प्रकार हैं वो कुल हो गए 6 प्रकार हो गए। अब 6 कौन से, दो अतिरिक्त कौन से होते हैं? तो तत्पुरुष समास में दो एक जुड़ता है, एक का नाम है कर्मधारय समास, और दूसरा इसका प्रकार हो गया कर्मधारय के बाद में द्विगु समास। अर्थात इनमें भी दोनों पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान होता है। तो पहला पद, ये 4 तो प्रकार हो गए इसमें कुल प्रकारों में, और दो ये अतिरिक्त हो गए कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो आज हमने समास का सामान्य परिचय, शाब्दिक अर्थ और इससे संबंधित जो पारिभाषिक शब्दावली है, समास, समस्त पद और समास विग्रह, फिर इसमें कम से कम एक समासिक पद में कितने पद होते हैं उनके बारे में, और प्रकारों के बारे में विश्लेषण किया। तो इनसे संबंधित कैसे प्रश्न बनते हैं इनके बारे में चर्चा की। अगर पदों की प्रधानता के आधार पर पूछा जाए तो कितने प्रकार, और कुल प्रकारों के बारे में पूछा जाए तो 2 प्रकार से कंफ्यूज ना हो,
अगर प्रश्न पूछा जाए, विकल्प ऐसा आए कि पदों की प्रधानता के आधार पे कौन-सा प्रकार है या नहीं है, तो पदों की प्रधानता के आधार पे ये 4 प्रकार हैं। पहला पद प्रधान है, तो वो अव्ययीभाव, दूसरा पद प्रधान है, उसका नाम तत्पुरुष समास, दोनों पद द्वंद्व और दोनों पद गौण हैं, तो बहुव्रीहि समास। अब कुल प्रकारों के बारे में पूछा जाता है, तो तत्पुरुष समास के 2 अन्य भेदों के बारे में, इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो आज हमने ये सामान्य परिचय, उनके प्रकार, पारिभाषिक शब्दावली, पद एवं उनके प्रकारों के बारे में चर्चा की, अध्ययन किया। आगामी कालांश में हम एक-एक प्रकारों के बारे में विश्लेषण करेंगे और कैसे सूक्ष्मता से गहन अध्ययन करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, कहाँ हमारी गलती होती है, उन गलतियों को हम यहाँ सरल करेंगे, उनका समाधान करेंगे और हमारा पूरे से पूरे अंक कैसे आए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।